यस स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमने लास्ट में कंप्लीट किए थे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने। और एलसीएम और एचसीएफ में हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अपने पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन आ रहा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4, there is a circular path around a sports field. Raman takes 80 minutes to complete one round of the circular path, while Anupriya takes 12 minutes for the same. अब क्या है, एक तो है रमन जो क्या कर रहा है, एक स्पोर्ट्स फील्ड का चक्कर लगा रहा है, जिसको पूरे चक्कर लगाने में लगते हैं 80 मिनट्स। और एक है अनुप्रिया, उसको लगते हैं 12 मिनट, जिसको पूरा चक्कर है कंप्लीट कर लेती है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट पर चलना शुरू होते हैं, एंड एट द सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रही हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे, ये अपन को पता करना है। तो कितने टाइम बाद वो मिल जाएंगे अपन ये पता करना चाह रहे हैं। तो मतलब कितने टाइम बाद, इसका मतलब ये कम से कम कितने टाइम में वो मिल जाएंगे। और जब भी ये वर्ड आए कम से कम या फिर एटलीस्ट, यानी कम से कम वाला जब भी वर्ड आ जाए तो अपन को हमेशा HCF ही फाइंड करना है, सॉरी LCM ही फाइंड करना है। जब भी कम से कम या फिर एटलीस्ट आ जाता है तो फिर ऑलवेज हमको LCM फाइंड करना है। और ग्रेटेस्ट आ जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो फिर हमेशा HCF फाइंड करना है। ये सब क्वेश्चनों की पहचान है, जिससे अपन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कम से कम कितना टाइम लगता है, तो कम से कम कितना टाइम लग रहा है दोनों को मिला करके, तो उसके लिए LCM फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 डिजिट दे रखी है 80 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। 18 और 12 का अपन LCM फाइंड करेंगे। अपन चाहे जिस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेथड मेंशन नहीं है, तो मैं मेरे नॉर्मल मेथड से फाइंड कर रहा हूँ। 18 12 2 का डिवाइड करते हैं, 9 टाइम जाएगा 18 में, 6 टाइम वापस 2 का डिवाइड करते हैं, 3 9 के 9 है, क्योंकि 9 क्योंकि टेबल में नहीं आ रहा है, तो 3 जा 6। आगे सोल्व करते हैं, दोनों ही 2 की टेबल में नहीं आ रहे तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, वापस से 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है 3 का, 3 1 जा 3 1। तो अपने पास LCM क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का है अपने पास 36। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे या क्रॉस कर जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल अगेन 36 मिनट के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी ये देखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है या कम से कम आ रहा है। ये सबसे इजी तरीका है जिससे अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेंट्स हैं किसी सेमिनार में भाग ले रहे हैं, वो है 60, 84 and 108 respectively. If in each room the same number of participants of the same subject are seated, अगर same number of participant बैठे हुए हैं same number of seat पे, तो फिर find the least number of room required. least आ गया मतलब कम से कम, और कम से कम के लिए हमेशा क्या होता है अपने पास LCM फाइंड करना। Same subjects are seated, then find the least number of room
रूम्स रिक्वायर्ड, कम से कम कितने रूम की जरूरत होगी। तो इसमें एलसीएम में फाइंड करके अपन को फाइंड करना होगा एचसीएफ। एक चीज हमेशा और ध्यान रखें कि भाई यहाँ पे जो अपने कम से कम दे रखा हो तो फिर अपन को एलसीएम फाइंड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दे रखा हो तो एचसीएफ फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन को भी अपन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछ रखा है कम से कम कितने रूम की जरूरत होगी, मतलब अपन को रूम की भी संख्या निकालनी है, ना कि अपन को निकालना है कि भाई पार्टिसिपेंट्स की संख्या कम से कम कितनी होगी। पार्टिसिपेंट्स की नहीं निकालनी है, रूम की निकालनी है। इस वजह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब एचसीएफ फाइंड करना होगा तो एचसीएफ के लिए डिजिट लेके दे देती हूँ, जो है अपने पास 60, 84 एंड 108। 60, 84 एंड 108। 60, 84 एंड 108। इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन होगा। 60 का करते हैं 2 से डिवाइड करके, वापस 2 से डिवाइड 50, वापस 3 से डिवाइड 5, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो आ जाते हैं 1। नेक्स्ट 84 फैक्टराइजेशन पहले अपन जानते हैं किस तरीके से करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। 2 जो डिवाइड करने का है 42, 2 से करा है 21, 3 से करा है 7, 7 से करा है 1। नेक्स्ट है अपने पास 108। 108 में डिवाइड करते हैं 2 का तो आ जाते हैं 54 आते हैं। फिर 2 का डिवाइड करते हैं 27, 3 का करते हैं 9, 3 का करते हैं 3 का करते हैं 1 आ जाते हैं। अब अपना काम है इनको लिखना। 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ऑल करेक्ट। 2 की पावर मैक्सिमम यहाँ पे 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों तीनों चीजों में कॉमन क्या दिखाई देता है, 2 की पावर 2 सब में दिख रही है, तो 2 की पावर 2 कॉमन, और 3 की पावर मैक्सिमम कितनी कॉमन, 1, 3 की पावर 1। ना तो 5 तीनों में कॉमन है, ना 7 कॉमन है, इसलिए इनको अपन नहीं लेकर के चलेंगे। फिर आगे सोल्व करते हैं। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 3 12, तो मतलब अपना एचसीएफ जो आ गया वो 12 आ गया। इसका मतलब जो रूम की रिक्वायरमेंट होगी अपनी वो होगी 12। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि √2, इसको अपन को प्रूव कर रहा है इररेशनल नंबर। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से बनता है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज इररेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज इररेशनल नंबर। बताना है कि √2 इररेशनल नंबर है। अपन को पता है कि √2 इररेशनल नंबर होता है, बट यहाँ पे पता होने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रूव करना होगा। अब प्रूव करने के लिए क्या है, अपन अपोजिट लेके चलते हैं। सोल्व लेट √2 जो है उसको मान लिया रेशनल नंबर, √2 इज रेशनल नंबर। अपोजिट लेके चल रहे हैं, √2 है इररेशनल लेकिन मानना रेशनल। सोल्व करेंगे इसको, लेकिन सोल्व करने के बाद ये इसमें प्रॉपर्टीज जो होगी रेशनल नंबर वाली फॉलो नहीं होगी, इसलिए फिर वो हो जाएगा इररेशनल नंबर। तो मान के चले √2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसको अपन p/q के इक्वल में लेके चलेंगे, तो p/q के इक्वल लिखते हैं। √2 = p/q। यहाँ पे क्या होता है, q ≠ 0 एंड p and q have no common factor। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। फिर अपन क्या करते हैं, तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, q √2 = p, अपने पास बन गया। स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर
रूट 2 का स्क्वायर 2 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, यानी 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इससे आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि p स्क्वायर की जो वैल्यू है 2q स्क्वायर के इक्वल है। मतलब अगर अपन p स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो here p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो hence p is also divisible by 2। p भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ये एक थ्योरम होती है कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं लेट p की वैल्यू क्या मान लेते हैं 2a, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो तो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल अपन ने मान लिया 2a। नेक्स्ट आ जाते हैं p की वैल्यू, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ से p की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इनटू a का स्क्वायर, 2q स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। कट हो रहा है, 4 को नीचे भेजेंगे या फिर 2 को नीचे भेजेंगे, q स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 2 a स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये हो गई अपने इक्वेशन 3। अब एक ध्यान से देखें एक बार, यहाँ पे क्या हो गया, q स्क्वायर पे क्या हो गया 2a स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसका मतलब वही प्रॉपर्टी ऑफ दिस है, hence here q स्क्वायर is divisible by 2, hence q is also divisible by 2। q भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब q भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब ये भी किसी का मल्टीपल होगा, तो q भी 2 से डिविजिबल हो गया, p भी 2 से डिविजिबल हो गया। बट ऊपर अपन ने क्या माना, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर इनके कॉमन फैक्टर आ गए हैं जो कि है 2। तो जो अपन ने माना है वो क्या हो गया है, रॉन्ग। तो लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ओवर assumption that p and q have no common factor। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, p और q में कॉमन फैक्टर अपन को मिल गए हैं 2, लेकिन अपन ऊपर पहले ही मान के चल रहे हैं कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट अपन ने कॉमन फैक्टर भी ला के दे दिए, तो मतलब जो अपन ने स्टार्टिंग में माना वो क्या है, गलत है। तो वो क्या हो गया अपना, इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब जो माना जो गलत है, तो माना जो गलत है इसका मतलब वो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इररेशनल नंबर होगा। तो hence root 2 is rational number। ये कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस है, आप लोग भी इक्वेशन करेंगे, रूट 3 को प्रूव करना है इररेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल नंबर। सेम प्रोसेस से अपन प्रूव सॉल्व करेंगे और इक्वेशन हो जाएगी। रूट 3 और रूट 5 के लिए आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर।
ये वर्क कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक बना ले सभी, और जो भी प्रॉब्लम है ग्रुप में शेयर करें या मुझे पर्सनल टेक्स्ट या कॉल करके बता दें। आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है, आगे जो भी होगा